एडिनोमायोसिस एंड एंडोमेट्रियोसिस में क्या डिफरेंस है ये हम समझने वाले हैं। एडिनोमायोसिस का मतलब है कि यूट्रस की जो सबसे अंदर की लाइनिंग जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो मसल लेयर में चली जाए, यूट्रस के अंदर ही रहे लेकिन यूट्रस की मसल लेयर में चली जाए, उसको बोलते हैं एडिनोमायोसिस। और एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो यूट्रस के बाहर चली जाए। तो यूट्रस के बाहर अगर एंडोमेट्रियम जाके कहीं पे डिपॉजिट हो जाती है उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। वो ओवरी में जा सकती है, फैलोपियन ट्यूब में जा सकती है, जो आंत है उस पे जा सकती है, आंत की कवरिंग पेरिटोनियम पे जा सकती है और ब्लैडर वगैरह पे भी जा सकती है। तो मल्टीपल लोकेशन पे जा सकती है। तो एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो एंडोमेट्रियम है वो बाहर चली गई है। अब एंडोमेट्रियोसिस में बहुत अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं। जो प्रमुख लक्षण आता है इनफर्टिलिटी होना और क्रोनिक पेल्विक पेन होना। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, यूरिन के अंदर ब्लड जा सकता है, ये समस्या आती है। इनफर्टिलिटी होती है, ये एंडोमेट्रियोसिस में समस्या आती है। जो एडिनोमायोसिस होता है महिलाओं में ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग की समस्या है, दर्द की समस्या है और कुछ महिलाओं को इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बच्चे पैदा न होने की प्रॉब्लम ज़्यादातर एंडोमेट्रियोसिस में होती है। एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा कॉमन समस्या है, ज़्यादातर केसेस में होती है और कम उम्र में भी हो जाती है, 20 से 40 साल के बीच में होती है। जो एडिनोमायोसिस है ज़्यादातर वो 30 साल के बाद होती है, 30 से 45 के बीच में होती है। बहरहाल चूँकि दोनों बीमारियों में एंडोमेट्रियम ही बाहर जाती है तो जो ट्रीटमेंट प्लान है लगभग वो एक जैसा ही होता है, इस एंडोमेट्रियम को ना बढ़ने देना। चूँकि कारण हमें नहीं पता है कि एंडोमेट्रियम क्यों जाती है, या तो यूट्रस के अंदर जिसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं उसमें या यूट्रस के बाहर, इसलिए दोनों बीमारियों का प्रिवेंशन भी नहीं हो पाता, बचाव भी हम चाह के नहीं कर पाते। बहरहाल एडिनोमायोसिस का जो ट्रीटमेंट है, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर यूट्रस को निकाल दिया जाए तो एडिनोमायोसिस का कंप्लीट क्योर पॉसिबल है, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही एंडोमेट्रियम का फोकस रहता है। तो एडिनोमायोसिस में यूट्रस को निकलवाने पे लक्षण कम्प्लीटली सबसाइड हो जाते हैं। दवाइयाँ भी आती हैं, दवाइयाँ ऐसी आती हैं कि ऐसी दवाइयाँ दे दो जिससे महीना रुक जाए, ओवुलेशन रुक जाए। और एंडोमेट्रियोसिस की बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी यही दवाइयाँ रहती हैं, महीना रोकने की दवाइयाँ, ओवुलेशन को बंद करने की दवाइयाँ, जैसे कि प्रोजेस्ट्रिन है या ओरल कंट्रासेप्टिव है, डेनाजॉल है, GnRH एगोनिस्ट है। लेकिन जो एंडोमेट्रियोसिस है उसमें 100% इलाज पॉसिबल नहीं है, सारे केसेस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का कोई एक फोकस निश्चित नहीं रहता। अगर कहीं सपोज करो ऑपरेशन कर भी दिया, किसी का यूट्रस ओवरी निकाल भी दिया तो दूसरे किसी लोकेशन पे भी उसका पेन रिकर कर जाता है, दोबारा से दर्द आ सकता है। मतलब है कि एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, ज़्यादा कठिनाई भरा होता है। और एंडोमेट्रियोसिस में ज़्यादा इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें ओवरी का इन्वॉल्वमेंट होना या ट्यूब, ओवरी, यूट्रस सब आपस में एडेशन हो जाता है, चिपक जाता है। तो ये एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस के बीच का डिफरेंस हुआ। दोनों लगभग एक जैसी बीमारी होती है। एडिनोमायोसिस को कई बार हम लोग इंटरनल एंडोमेट्रियोसिस भी बोलते हैं, राइट। तो दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है ये आपको समझ में आया होगा। और इलाज लगभग एक जैसा ही होता है कि महीने को रोक दिया जाए हार्मोनल दवाइयों के द्वारा। और ये दवाइयाँ 100% केस में ना तो इफ़ेक्टिव होती हैं ना तो बहुत लंबे समय तक इफ़ेक्टिव होती हैं। तो ये बात है, दोनों बीमारियाँ मेनोपॉज के बाद जैसे ही महीना बंद हो जाएगा 45 साल 50 साल में, वैसे ये बीमारी अपने आप धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगी, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल फिर उसके बाद बढ़ता नहीं है। तो ये बीमारियों में दोनों में राहत मिल जाएगी। बहरहाल ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। थैंक यू सो मच।